कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है कि हम उसके बारे में पढ़ें उससे पहले एजेंट क्या होते हैं ये हम देखें। ए एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू एनी एक्ट फॉर अनदर टू द रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। कि एजेंट क्या होता है, वो पर्सन होता है जो एम्प्लॉय किया जाता है, मीन्स वो खुद ओनर नहीं होता, उसे एक एम्प्लॉयमेंट दी जाती है कि वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, किसी और को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड पार्टी को। जैसे क्या होता है कि ए है, ए ने प्रोडक्ट बनाया, वो ओनर है उस प्रोडक्ट का, उसने बल्क में प्रोडक्शन की है, सो वो क्या करेगा, हर एक को तो जाके सेल नहीं करेगा ना, तो बी, उसने बी को अपॉइंट किया, उसे एम्प्लॉयड किया कि आप जाके रिप्रेजेंट करोगे मेरे प्रोडक्ट को, वो क्या हो गया, एजेंट हो गया ना। कि अब आप थर्ड पार्टी यानी कि कस्टमर्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, बी करेगा, वो कौन हो गया, एजेंट हो गया। कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो एक प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन होता है, एजेंट होता है। द पर्सन फॉर whom such act are done और who is represented is called principal। कि जिसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जिसके कहने पे ये काम किया जा रहा है, वो कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। और जो ये काम करता है वो कौन होता है, एजेंट होता है। द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एजेंसी। कि अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या हुआ कि जो रिलेशनशिप बनाता है एक प्रिंसिपल और हमारे एजेंट के बीच में, वो क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब क्या हुआ, एजेंट क्या हुआ, जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के सामने, वो क्या है, एजेंट है। अब हमारे इसके एसेंशियल्स क्या हैं, लीगल रूल्स क्या हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। कि हमारा जो प्रिंसिपल है और एजेंट है उनके बीच में एग्रीमेंट होना तो नेसेसरी है ही ना, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल्स है कि एग्रीमेंट हो, दोनों का कंसेंट हो। सो फर्स्ट एसेंशियल तो यही हुआ कि जो हमारा प्रिंसिपल है, एजेंट है, यानी एजेंट कौन, जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा थर्ड पार्टी के सामने, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। द एजेंट मस्ट बी एक्ट इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। कि जो हमारा एजेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए, उसे ओनर के अकॉर्डिंग नहीं। मीन्स एजेंट क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसे कैसे एक्ट करना है कि वो रिप्रेजेंटेटर है ना कि ओनर है। उसे ये बताना है कि मीन्स मैं किसी के बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप सेल करना, आप परचेज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो एजेंट को कैसे एक्ट करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव वे में। द प्रिंसिपल मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कि जो प्रिंसिपल है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। मीन्स वो एजेंट को बुक करता है तो वो अनसाउंड माइंड में नहीं होना चाहिए, और वो मेंटल मीन्स आप हमने पढ़ा था ल्यूनेटिक वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए। मीन्स वो साउंड माइंड में होना चाहिए, वो अच्छे से डिसीजन ले सके, और माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर की एज में होना चाहिए। वो क्या जरूरी है कि हमारा मीन्स ये नेसेसरी है कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से। बट इसकी कोई नीड नहीं है, हमारा जो एजेंट है वो कॉम्पिटेंट भी हो सकता है और नॉन कॉम्पिटेंट भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मीन्स प्रिंसिपल उसे एम्प्लॉय करेगा, लेकिन प्रिंसिपल को कॉम्पिटेंट माइंड में होना, कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना नेसेसरी है, एजेंट के लिए नेसेसरी नहीं है। ये हमारे क्या है, एसेंशियल्स हैं। द कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। सो कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी। कि हमारे एजेंसी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन नेसेसरी हो। वो मीन्स उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का एग्रीमेंट होता है, उसमें कंसिडरेशन नेसेसरी है या नहीं, वो उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारे एसेंशियल्स थे। जनरल रूल्स ऑफ एजेंसी। अब जनरल रूल्स क्या हैं, वट एवर अ पर्सन कैन लॉफुली डू हिमसेल्फ ही मे ऑल्सो डू द सेम थ्रू द एजेंट। कि प्रिंसिपल जो खुद कर सकता है वो काम लॉफुली, यानी कि इलीगल नहीं होना चाहिए, वो लॉफुली जो लॉ की आइज में राइट है, वो काम जो खुद कर सकता है वो किसी एजेंट से भी करा सकता है। मीन्स सबको ये फ्रीडम होती है कि अगर वो अपने किसी काम के लिए खुद को रिप्रेजेंट कराने के लिए एजेंट बुक करना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। ही हु एक्ट थ्रू अनदर डज बाय हिमसेल्फ। कि ये क्या होता है कि ये वो है जो किससे एक्ट करता है, किसी और के, कोई और उसे रिप्रेजेंट करता है। तो एजेंट क्या हुआ कि एजेंसी में क्या होता है कि कोई और किसी और के लिए एक्ट कर रहा है, यानी कि हमने ए, बी और सी का लिया था, तो बी एक्ट करेगा, लेकिन किसके लिए एक्ट करेगा, ए के लिए एक्ट करेगा। ये क्या है, हमारे जनरल रूल्स ऑफ एजेंसी हैं। हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट। अब एजेंट को कौन एम्प्लॉय कर सकता है, प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, हमने अभी एसेंशियल्स में पढ़ा था कि वो कॉम्पिटेंट
होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एनी पर्सन हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच इज़ ही सब्जेक्ट एंड हु इज़ इन साउंड माइंड मे बी एम्प्लॉय एन एजेंट, कि एजेंट को वही एम्प्लॉय कर सकता है जो कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और कॉम्पिटेंट होने के लिए क्या चाहिए कि वो साउंड माइंड में हो, अच्छे से डिसीजन ले सके और मेजोरिटी में हो। हु मे बी एन एजेंट, और एजेंट कौन बन सकता है? एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट, कि थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिंसिपल को कोई भी एजेंट बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब एजेंट और सर्वेंट सेम नहीं होते, उनमें क्या डिफरेंस होता है? एजेंट का क्या है? ही हैज़ द अथॉरिटी टू क्रिएट कमर्शियल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। कमर्शियल क्या होता है? सेल एंड परचेज की ऐसी रिलेशनशिप बनाने के लिए थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में वो कौन काम करता है? एजेंट। सर्वेंट क्या होता है? ही ऑर्डिनरी हैज़ नो सच अथॉरिटी, कि उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि उसे कमर्शियल रिलेशनशिप बनाती है। उसे तो जो मीन्स सर्वेंट क्या होता है कि जो ओनर ने बोला वो उसे काम करना होता है। ही में वर्क फॉर सेवरल प्रिंसिपल एट टाइम, कि एक बार में वो किसी कई प्रिंसिपल्स के लिए काम कर सकता है, वो कईयों का एजेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए ने जैसे बी को अपॉइंट कर रखा है, ऐसे ही किसी एफ ने भी बी को अपॉइंट कर रखा हो, तो क्या प्रिंसिपल उसके वन और मोर देन वन हो सकते हैं एक टाइम पे। बट सर्वेंट का ऑर्डिनरी मीन्स नॉर्मली क्या होता है? वर्क फॉर ओनली वन मास्टर एट ए टाइम, कि वो किसी एक मास्टर एक ओनर के लिए ही एक सर्वेंट एक टाइम पे काम करता है। ही यूजुअली गेट कमीशन, एजेंट को अपने काम के लिए कमीशन मिलता है और इसे वेजेस एंड सैलरी मिलते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। टेस्ट ऑफ एजेंसी, कि हम टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या करते हैं कि जो भी प्रिंसिपल ने एजेंट एम्प्लॉय किया है, क्या वो प्रिंसिपल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, वो क्या होता है? हमारा टेस्ट ऑफ एजेंसी होता है। द क्वेश्चन एज टू वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज एन एजेंट कैन बी वेरीफाइड, कि वो कैसे वेरीफाइड किया जाता है? बाय फाइंडिंग आउट इफ हिज एक्ट बाइंड द प्रिंसिपल और नॉट, कि प्रिंसिपल के जो एक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, हम एजेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? 3 वे हैं। एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट एंड रेटिफिकेशन। हमने एसेंशियल्स में पढ़ा था कि क्या एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और कौन कौन से थे कि इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। सो हम वो यहाँ डिस्कस करें कि एग्रीमेंट जो नेसेसरी था कि एक हमारे प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, तो वो किस टाइप के एग्रीमेंट हो सकते हैं। एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है? अपॉइंटेड इन राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, कि या तो ओरली उसने बोल के अपॉइंट किया कि आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे, या फिर राइटिंग लाइक लेटर वगैरह उसने दिया है कि आपको मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मैं आपको इतना कमीशन पे करूँगा। वो क्या होता है हमारा? एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। यूजुअल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, यूजुअली जो रिटर्न एग्रीमेंट में होते हैं वो कौन से होते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब क्या होता है? ये रिटर्न फॉर्म में होते हैं। एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, अब हमने क्या किया? एक्सप्रेस में क्या था कि वर्ड ऑफ माउथ, या तो वो ओरली स्पीक करके बोलता है कि आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे, या फिर राइटिंग में उसे लेटर वगैरह सेंड कर देता है, वो क्या होता है। और इम्प्लाइड में क्या होगा? ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज और द सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर केस, कि ना तो वो ओरली होगा ना रिटर्न में गिवन होगा कि आपको मैं आपका प्रिंसिपल होऊंगा और आप एजेंट होगे, मुझे रिप्रेजेंट करोगे। वो उस टाइम की सिचुएशन की वजह से या फिर जो डील कर रहे हैं उस कोर्स की वजह से, मीन्स जब वो डीलिंग हो रही है तब उसके गेस्चर्स वगैरह या पर्टिकुलर उस केस पे कुछ ऐसी सिचुएशन अकर होती है कि हम एग्रीमेंट उनके बीच में हो जाता है। किसको? वो कौन सा होता है? इम्प्लाइड एग्रीमेंट, कि ना तो वो ओरली और ना ही रिटर्न में कुछ ऐसा गिवन होता है कि मैं आपको अपना एग्रीमेंट बना रहे हैं प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कि आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे। वो सिचुएशन पे कि जब वो डीलिंग हो रही होती है तब आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या हो जाते हो? एग्रीमेंट में आ जाते हो। एजेंसी बाय एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट में क्या क्या होता है? एजेंसी बाय एस्टोपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और नेसेसिटी। अब एजेंसी बाय एस्टोपल क्या होता है? वेयर अ पर्सन बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट हैज विलफुली लेड अनदर टू बिलीव दैट सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस फैक्ट एग्जिस्ट एंड द अदर पर्सन हैज एक्टेड on that belief, he is estopped from the denying the truth of such statement although such state things did not fact exist। सो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन के वर्ड से, एक गेस्चर से, मीन्स ओनर ये बोलता नहीं कि ये मेरा एजेंट है, लेकिन उसके वर्ड से, उसके गेस्चर से थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि ये इसका एजेंट है। उसके एक्ट से वो बिलीव दिला देता है, हालांकि वो फैक्ट है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता वो फैक्ट, फिर भी उसे लोगों को क्या लगता है कि ये फैक्ट है। हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए है और ए जो है वो ओनर है और बी उसका सर्वेंट है। वो मार्केट में गए शॉपिंग के लिए वगैरह के लिए। सो उसने क्या
क्या किया, जैसे फ्रूट वगैरह की शॉप पे उसने इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये मेरा सर्वेंट है, और फिर उन्होंने परचेज कर दिया सामान। तो अब जो जिनसे उन्होंने परचेज किया मार्केट में, जिन लोगों को जिसने उसने इंट्रोड्यूस कराया है कि ये मेरा सर्वेंट है, उनके माइंड में क्या फिट हो जाएगा कि जब भी अब ये जो बी है उसका सर्वेंट है, जब भी परचेज करने आएगा तो वो किसके बिहाफ पे परचेज करेगा, ए के बिहाफ पे परचेज करेगा। तो उनके हिसाब से क्या हो जाएगा कि बी हो गया वो एजेंट है ए का, लेकिन वो है क्या, सर्वेंट है ना। तो वो क्या है, एजेंसी बाय एस्टोपल, यानी कि उसके गेस्चर से, उसके वर्ड से, हालांकि वो एजेंट है नहीं, बट उसके वर्ड और उसके गेस्चर से थर्ड पार्टी को ये बिलीव हो जाता है कि वो क्या है, उसका एजेंट है, कि इन दोनों के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लगता है, किसके वर्ड्स से, प्रिंसिपल के वर्ड से, कि प्रिंसिपल के एक्टिंग से, प्रिंसिपल के एक्ट, वर्ड, गेस्चर से थर्ड पार्टी ये बिलीव करती है कि ये फैक्ट है कि जो हमारा बी है वो एजेंट है, यानी कि रियलिटी में वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वो क्या, थर्ड पार्टी को ये बिलीव हो जाता है, उसे ये ट्रस्ट हो जाता है कि ये क्या है, एजेंट है और ये एक फैक्ट है। वो क्या हो गया, एजेंसी बाय एस्टोपल। नेक्स्ट इज एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। सो हमने क्या किया, एजेंसी बाय एस्टोपल में क्या था कि प्रिंसिपल के वर्ड और गेस्चर से ये लगता है कि कोई उसका एजेंट है, और जो थर्ड पार्टी है वो बिलीव कर लेती है कि हाँ ये इन दोनों के बीच में एजेंसी का रिलेशन है। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलता, उसमें जो एक पर्सन होता है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो उसका प्रिंसिपल है, यानी कि वो उसके लिए एजेंट का वर्क करता है। इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए और बी है, और वो ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहे हैं, कि मीन्स कोई भी उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, तो बी के वर्ड से, उसके एक्ट से, उसके गेस्चर से ऐसा लग रहा है कि वो ए का एजेंट है, यानी कि बी सबको अपने वर्ड, अपने गेस्चर से क्या शो कर रहा है कि वो एजेंट है, किसका, ए का। लेकिन अगर ए ने डिनाई कर दिया कि नहीं ये मेरा एजेंट नहीं है, तो उनके बीच में कोई एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। बट अगर ए साइलेंट है और बी ये बोले जा रहा है कि भाई, मीन्स उसके वर्ड से, उसके गेस्चर से ऐसा लग रहा है सबको कि ये उसका एजेंट है, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही उनके बीच में एजेंसी हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को क्या, थर्ड पार्टीज को क्या लगने लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है। सो उसमें क्या था, प्रिंसिपल के एक्ट से, उसके मीन्स गेस्चर से ऐसा होता है कि सब थर्ड पार्टी को लगता है कि कोई उसका एजेंट है, और इसमें क्या होता है कि एक पर्सन के एक्ट से ऐसा लगता है कि वो उस प्रिंसिपल का एजेंट है, यानी कि वो एजेंट की तरह एक्ट करता है, उसकी तरह वर्क करता है, कि थर्ड पार्टीज को ये लगने लग जाए कि सामने वाला उसका प्रिंसिपल है। सो उसमें एजेंट के एक्ट थे, और इसमें क्या होते हैं, एक मीन्स उसमें क्या था कि प्रिंसिपल के एक्ट और गेस्चर से ऐसा लगता था कि कोई उसका एजेंट है, और इसमें किसी के एक्ट वगैरह से ऐसा लगेगा, वो किसके एक्ट से होगा, एजेंट के एक्ट से ऐसा लगेगा कि हाँ वो एजेंसी के वर्क कर रहा है। कि बी क्या था, बी क्या, सब ए और बी थे, वो ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहे हैं, तो बी ऐसे एक्ट कर रहा है, उसकी बातों से ऐसा शो हो रहा है कि वो ए का एजेंट है, और ए कुछ नहीं बोल रहा। अगर ए साइलेंट है तो सबको क्या लगेगा कि हाँ ये उसका एजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है कि जरूर, मीन्स नेसेसरी हो गया, उस टाइम पे आपकी एजेंसी अकर हुई है। ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पर्सन में बी कंपेल्ड टू एक्ट विदाउट रिक्वायरिंग द कंसेंट और अथॉरिटी। कि कुछ ऐसी इमरजेंसी आई, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हुए कि जो नॉर्मली अकर नहीं होते हैं, एक पर्सन को विदाउट कंसेंट के, उन दोनों में कोई ऐसा कंसेंट नहीं था कि मैं आपका एजेंट बनने वाला हूँ और आप मेरे प्रिंसिपल, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आए कि उन्हें वो उस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना पड़ा। अब ऐसा कब कब हो सकता है, कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं ये, देयर मस्ट बी अ रियल एमरजेंसी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, कि कोई ऐसी एमरजेंसी हो कि उसे एक्ट करना पड़े, उसे एजेंट बनना पड़े बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। इसका हम एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि ए ने क्या है, एक हॉर्स दिया, एक हॉर्स रखा ट्रेन में, कि ए और बी थे, बी को हॉर्स बेच रहा था ए, और बी उसने बोला कि शाम को 6 बजे ट्रेन आपके मीन्स सिटी में आ जाएगी, आप हॉर्स को ले लेना, किधर से, मैं ट्रेन में उसे मीन्स ट्रेन में उसे छोड़ दूंगा, आपके जब वहाँ ट्रेन पहुँच जाए 6 बजे तो आप ले लेना।
अब ए ने तो अपनी तरफ से क्या किया, उसे ट्रेन में छोड़ दिया था हॉर्स को, उसकी तरफ से पूरा हो गया था। लेकिन बी का क्या हुआ कि मीन्स उसकी गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हुआ, तो वो 6 बजे क्या है डायरेक्ट टाइम पे पहुंच नहीं पाया रेलवे स्टेशन पे और हॉर्स को पिकअप नहीं कर पाया। तो अब उसने हॉर्स को नहीं लिया, तो अब वो हॉर्स कहाँ जाएगा, वो रेलवे स्टेशन में रहेगा। अब रेलवे के जो भी मीन्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो उसे रखेंगी। फिर बी जो है वो 2 घंटे लेट पहुंचा, तो बी ने अब किससे लेना होगा हॉर्स, बी को लेना पड़ेगा रेलवे स्टेशन के जो वर्कर्स होते हैं उनसे। तो अब वो वर्कर्स, हालांकि वो एजेंट नहीं थे, लेकिन नेसेसरी यानी कि ऐसी इमरजेंसी आई कि जो हमारा हॉर्स था वो विदाउट ओनर था, तो रेलवे को उसे रखना पड़ा। तो ए के बिहाफ पे किसने काम किया, मीन्स ए के नहीं बी के बिहाफ पे किसने काम किया कि उसका एजेंट, उसे रिसीव किसने किया, रेलवे स्टेशन के वर्कर्स ने रिसीव किया उस हॉर्स को। लेकिन रिसीव किसने करना था, बी ने करना था। तो वो क्या हो गया कि रेलवे स्टेशन वाले जो वर्कर्स हैं वो एजेंट बन गए प्रिंसिपल के। किसके प्रिंसिपल बन गए, ए के, यानी कि जिसने हॉर्स को सेंड किया था उसके अपने आप ही बन गए एजेंट, उसे रिप्रेजेंट करने लगे। क्यों, क्योंकि वो टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो वो इमरजेंसी की वजह से हुआ। एजेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन, कि एजेंट उस पोजिशन में है ही नहीं, कि मीन्स एक ऐसी इमरजेंसी, एक ऐसी नेसेसरी आई है कि उसे इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं जा सकती, उसे खुद ही वर्क करना है। मान लीजिए आप ए और बी फ्रेंड हैं, वो एक शॉप पे बैठे हैं और ए को फ़ोन आता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और उसे जाना पड़ेगा, तो वो बी को बिना बताए मीन्स वो जल्दी से चला जाता है कि भाई मुझे कोई काम है, बी को बिना ये कहे कि तू मेरे बिहाफ पे दुकान को संभाल। लेकिन बी तो दुकान को संभालेगा ना, वो शॉप में जो भी परचेज सेल करेगा वो किसके बिहाफ पे करेगा, ए के बिहाफ पे करेगा। तो ऐसा कोई टाइम हो कि इस पोजिशन में ही नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन ले सके। एक्टिंग ऑनेस्टली एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, कि एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसे ऑनेस्टली एक्ट करना चाहिए, कि वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के लिए एक्ट कर रहा है, वो एजेंट है, उसे ये हमेशा समझे रखना चाहिए। अडोप्टिंग रीजनेबल एंड प्रैक्टिस कोर्स ऑफ एक्शन, कि जो काम जरूरी है करना उस मीन्स वो जिस भी इमरजेंसी के कारण एजेंसी में आए हैं उसके लिए जो काम करना जरूरी है, जो रीजनेबल प्रैक्टिसेस करनी है वो उसे अडोप्ट करे। केसेस, अब कौन कौन से केस हो सकते हैं, ये हमने क्या किया कि जो हमारा एजेंसी ऑफ नेसेसिटी है, कि नेसेसिटी की वजह से एजेंसी में आता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अ पर्सन डज सम एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर पर्सन, कि एक पर्सन किसी और के बिहाफ पे काम करता है विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, लेकिन जिसके बिहाफ पे काम कर रहा है प्रिंसिपल को उसकी कोई नॉलेज होती ही नहीं, उसे कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं, और ना ही वो किसी एजेंट को अपॉइंट करता है और उसे अथॉरिटी देता है, फिर भी एक पर्सन उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो क्या होता है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अनदर पर्सन सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट द एक्ट द एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, कि एक पर्सन है उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे उसके बिहाफ पे काम करना है और वो उसके बिहाफ पे काम करता है, वो क्या होता है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ऑल्सो नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं। अब इसके मीन्स जो हमारी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन है उसकी कंडीशंस क्या होंगी, वो वैलिड रेटिफिकेशन कब होता है, द एजेंट मस्ट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, कि जो पर्सन एक्ट कर रहा है, जो खुद को एजेंट के मीन्स किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो किसके बिहाफ पे करना चाहिए, उसे प्रिंसिपल के बिहाफ पे करना चाहिए। द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमने एसेंशियल पढ़ा ही था कि प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना नेसेसरी है, चाहे वो कैसा ही मीन्स किसी भी टाइप की एजेंसी हो, लेकिन प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना नेसेसरी है। देयर शुड बी एन एक्ट कैपेबल टू रेटिफिकेशन, कि जो हमारी एजेंसी ऑफ रेटिफिकेशन है कि उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल के विदाउट नॉलेज में वो एक्ट कर रहा है, तो वो क्या हमारी जो रेटिफिकेशन का एजेंसी है, एजेंसी ऑफ रेटिफिकेशन है, उसके कैपेबल में होना चाहिए, कि उसके अंडर आना चाहिए, कि बेशक प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं है लेकिन वो क्या एजेंट के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। द प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द मटेरियल फैक्ट, कि आफ्टर सम टाइम जब प्रिंसिपल को वापस मतलब उसे पहले नॉलेज नहीं होती कि वो एज ए एजेंट वर्क कर रहा है, लेकिन बाद में प्रिंसिपल को उन फैक्ट की सारी नॉलेज होनी चाहिए, कि जैसे ए था, ए और बी थे, ए को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो बी ने उसकी शॉप को संभाला, तो उसने कितनी सेल की, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसने कुछ और मीन्स डेबिटर क्रेडिटर्स आए थे, जो भी उसके ड्यूरिंग टाइम हुआ है जब उसने एज ए एजेंट काम किया है, उस मटेरियल फैक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए किसी प्रिंसिपल को। वोल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रेटिफाइड, कि सारा मीन्स जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका ओनर कौन होना चाहिए,
चाहिए, प्रिंसिपल ही होगा, यानी कि क्या ए होगा। सो वो क्या है, पूरा ट्रांजैक्शन रेटिफाइड होना चाहिए विद रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम पे होगा। और रेटिफिकेशन मस्ट नॉट इंजर द थर्ड पार्टी, कि वो एज ए एजेंट वर्क कर रहा है उसके बिना नॉलेज के, लेकिन उसमें किसी भी थर्ड पार्टी को कोई भी उसकी वजह से लॉस या इंजरी नहीं होनी चाहिए। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। प्लीज सब्सक्राइब।